तो अगर आप लोग भी इस बार अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो, अगर आप लोग भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो, तो आज की इस क्लास के अंदर जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले कई सालों से लगातार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे प्रश्न को एनालाइज करके तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो बस मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये द हेग में स्थित है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मनाया जाता है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी याद रखिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है कि WHO का मुख्यालय जनेवा है, और ILO का भी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी जनेवा ही है मुख्यालय। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। टोटल 4 पॉइंट बताया हूँ, चारों को ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और जिसका उत्तर याद रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक सवाल ऐसे पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। इसको ध्यान में रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से जो पॉइंट बताता हूँ उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है कि NLOT ह्यूम किसके थे, वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ या फिर बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये दोनों हुआ था 1905 में। पहला हुआ स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 में, और दूसरा हुआ क्या, बंगाल विभाजन। ये दोनों 1905 में ही हुआ था। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि 1919 में क्या हुआ था, तो आपको बताना है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। ये तीनों चीज़ कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो आपको याद रखना है कि ये बने हुए हैं कौन सा, नर्मदा नदी पे, नहीं सॉरी नर्मदा नहीं होगा, महानदी पे बने हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखिए कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी की लंबाई इतना है। अब एक सवाल ये भी याद रखिएगा कि कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो बताना है कि कृष्णा नदी की जो बड़ी सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा कौन है, तो कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देना है। सबसे पहले याद रखिए कि तमिलनाडु का
तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा करकट्टम, करगम, कावड़ी, अड्डम, ये सब कहाँ का, तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का क्या क्या है उसको भी ध्यान में रखना है। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा जैसे कि दप्पू हो गया, बट्टा हो गया, दिमसा हो गया, ये तीनों आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का भी ध्यान में रखिए कि उड़ीसा का कौन कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है, तो जैसे कि छऊ हो गया, दलखाई हो गया, घुमड़ा हो गया, ये सारे कौन सा है, ये उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। सवाल को ध्यान में रखना है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे आर के नारायण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है। सवाल को ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि हॉकी का प्रमुख कप कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है कि हॉकी का जो प्रमुख कप हो जाएगा वो हो जाएगा आगा खा और एक हो जाएगा रंगास्वामी कप, दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपको याद रखना है कि गणेश वासुदेव मालवंकर हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन विजय 1999 का संबंध किस युद्ध से था। ये भी सवाल को ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से था, तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग लाल दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है कोरोना, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है। बताना है कि ओजोन परत जो पाई जाती है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल पूछेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ वीर, यानी कि सिनोनिम का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसका परिवाचित शब्द पूछ रहा है। तो इसका परिवाचित शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका हो जाएगा शॉर्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि यहाँ पे 3 स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है और 1 स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से सही लिखा गया है। तो स्पीड का जो वर्ड होता है वो होता है SEPARATE होता है। तो देखो ये वाला मीनिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, SEPARATE
PARAT सेपरेट, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है इंडिफाई द एरर इन द सेंटेंस शी इज ए वन ऑफ बेस्ट गर्ल इन द क्लास विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरर को इंडिफाई करना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे हमारा जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा शी इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट गर्ल, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, शायद निर्दोष होता है इनोसेंट का मतलब, और एंटोनिम का मतलब नहीं जिनको पता है मैं बता दूं, इसका मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा इनोसेंट का विलोम शब्द मॉडर्न हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल को फिल करने के लिए बोल रहा है ही इज ए MLA ऑफ आवर एरिया। तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे या फिर एन का प्रयोग करेंगे या फिर द का या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टेशन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन हु डाई फॉर नोबल काउज। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे भेरी, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका प्रयोग कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट मेलिंग ऑफ आइटम ए पीस ऑफ केक। तो यहाँ पे ए वेरी इजी टास्क का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मेलिंग ऑफ आइटम, यानी कि आपसे यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट मेलिंग ऑफ आइटम वंस इन ए ब्लू मून। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वेरी रियली हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है सी इज़ ए प्रोसिएंट इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे सी इज़ प्रोसिएंट इन इंग्लिश, यानी कि राइट आंसर देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है चेंज द वॉइस। इसको वॉइस में चेंज करना है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको वॉइस में चेंज कीजिएगा। तो चेंज करने के बाद इसका हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है चेंज द नरेशन। अब यहाँ पे इसको नरेशन में चेंज करने के लिए बोल रहा है रवि सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे इसको आप नरेशन में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा इसका रवि आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम। यानी कि देखो पहला ही नंबर में है रवि आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है चेंज द नरेशन। फिर से नरेशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो नरेशन से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बताना है कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको नरेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फाइंड द साइनोम ऑफ कैंडिड। तो साइनोम का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे परिवाचित शब्द पूछ रहा है। तो इसका परिवाचित क्या हो जाएगा, इसका परिवाचित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है चेंज द वॉइस और नरेशन से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग बनाने के लिए सीख लीजिएगा। चेंज द वॉइस हु ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे इसको वॉइस में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, बाय द हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टेशन।
ए स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट का अध्ययन। हम प्लांट का अध्ययन करना क्या कहते हैं, तो प्लांट का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग बोटनी कहते हैं, जूलॉजी नहीं कहते हैं, बायोलॉजी भी नहीं कहते हैं और जियोग्राफी भी नहीं कहते हैं। प्लांट का अध्ययन हम लोग बोटनी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग वर्ड जो कि करेक्ट लिखा गया है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा VACUUM होता है, वैकम का ये वाला मीनिंग होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन में है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉक केयरफुली लोस्ट यू फॉल। तो यहाँ पे हम लोग मेनी का प्रयोग करेंगे या फिर शुड का प्रयोग करेंगे, बिल या फिर मस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल के केयरफुली लेस्ट यू फॉल, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रयोग किस चीज़ का करेंगे, शुड का करेंगे। हाँ शुड का करेंगे, तो हो जाएगा बाल के केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, द न्यूज ट्रू। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, बेयर या फिर हैव। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो द न्यूज इज, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे द न्यूज इज ट्रू, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे, इज यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एक्सपंड। एक्सपंड यानी कि एंटोनिम का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में उच्चारण करने में अगर दिक्कत आए तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। आपको बताना है कि प्लूरल फ्रॉम ऑफ चाइल्ड इज, तो यहाँ पे चाइल्ड्स है, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेंस है या फिर चाइल्डेस है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रेन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज यानी कि चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रेन हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग रीजनिंग का कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो देखिए विषम इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखने से कि सारा का वर्गमूल है, तो देखिए 27 का वर्गमूल नहीं होगा, 64 का भी वर्गमूल नहीं होगा, ना ही तो इसका वर्गमूल होगा, सिर्फ इसका होगा। 144 का वर्गमूल निकलेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ यही ऑप्शन होगा, राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बताना है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी का 24, 24 दूनी का 48, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए सभी में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए 3 × 2 बराबर 6 हो गया, 6 × 2 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 × 2 बराबर करेंगे तो कितना होगा, 12 × 2 बराबर करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 × 2 बराबर करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 48 × 2 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, यानी कि हो जाएगा 96। देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, यदि पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पे है और दाएं से 15वें पे है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये भी सवाल आपसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे सवाल इस टाइप का पूछा जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर और दाएं से 15वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। 25 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं, 26 या फिर 23। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, कितने, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पे है, तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा 10 × 15
और फिर आप लोग माइनस कर दीजिएगा 1 का। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 24। आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर 24 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सूर्य उदय के समय यदि आपकी पीठ सूर्य की ओर हो तो आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि सूर्य उदय के समय यदि आपकी पीठ सूर्य की ओर है तो आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा। उत्तर दिशा में होगा, दक्षिण में होगा, पूरब में होगा या फिर पश्चिम में होगा। तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये उत्तर की दिशा में बायां हाथ होगा, बायां हाथ हो जाएगा उत्तर की दिशा में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। भारत, रुपया, जापान। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो भारत, रुपया हो जाएगा और जापान हमारा हो जाएगा जापान का येन हो जाएगा, येन यानी कि राइट आंसर देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इतना का अर्थ इतना है और इतना का अर्थ इतना है तो इसका अर्थ देखिए, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग को प्लस के जगह पे क्या करना है, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई और माइनस के जगह पे ये करना है और इसके जगह पे ये करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शायद 10 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मैथ का प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। आप लोग को बताना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो योग होगा, सबसे पहले आप लोग को अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या कौन कौन सा है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो देखिए 5 अभाज्य संख्या कह रहा था, हमारा 5 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है कि योग यानी कि सभी को जोड़ दो। तो कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17 और इसको तो हो जाएगा हमारा 28, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यदि 15 कलम का मूल्य इतना है तो 6 कलम का मूल्य क्या होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि यदि 15 कलम का मूल्य इतना है तो 6 कलम का मूल्य क्या होगा। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले एक कलम का मूल्य हो जाएगा 225 इंटू इतना। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 15.6। फिर आप लोग को क्या करना है, 15 इंटू 6 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसका अंतर हो जाएगा, आंसर 19 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना का एलसीएम क्या हुआ। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एलसीएम क्या होगा। तो इसको आप लोग एलसीएम ऐसे करके निकाल लीजिएगा, कितना है 15 20 30। तो इसको आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 यानी कि ये भी नहीं है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इसको निकालने के लिए आप लोग को आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हमारा लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.05 का प्रतिशत रूप क्या होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि इतना का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे इतना करना है, फिर इतना से आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5%, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोगों ने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा
कि आप लोगों को पहले से कितने सवाल का आंसर याद था। और क्लास आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।